वो पूछते हैं कि गालिब कौन है, कोई बतलाए कि हम बतलाएं क्या। मेरा हाल भी कुछ ऐसा ही है। गालिब को बतलाना समझाना अपने आप में मुश्किल है। मैं गालिब को इतिहास का वो तथ्य मानता हूं जिसके मायने हम सब के लिए अपने अपने हैं। बिकॉज जस्ट लाइक हिस्ट्री, एवरीबडी हैज इट्स ओन इंटरप्रिटेशंस अबाउट गालिब एंड हिज पोइट्रीज। और इस बात में कोई शक नहीं कि गालिब एक मशहूर हस्ती हैं। तो इस बात से प्रश्न उठता है कि क्यों गालिब, क्यों मैंने चुना। तो इस बात से मैं सहमत हूं कि गालिब की पब्लिसिटी और गालिब को इतना सेलिब्रेट किया जा चुका है कि उनके नाम के तो हम सब जानकार हैं, मगर गालिब से कितना मुखातिब है, मुद्दा इस बात का है। कहते हैं कि गालिब की शायरी में वो सब है जिससे शहंशाह अपना ताज, सिपाही अपनी तलवार और इंसान अपना दिल निकाल के रख दे। तो चलिए, मैं अजय गुप्ता, स्टूडेंट ऑफ थर्ड ईयर फ्रॉम श्यामलाल कॉलेज इवनिंग, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, आज कोशिश करूंगा कि आप सबको गालिब की रूहानियत से रूबरू करा सकूं, जिसके कायल मैं, तुम, आप, हम सब हो चुके हैं। टुडे आई वुड बी टॉकिंग अबाउट गालिब, शख्सियत, शायर और दिल्ली। Here in this paper presentation, I would be emphasizing over a few objectives. The first and the foremost is a brief history of Ghalib and how he came into arena of ghazal, शायरीज etc. Because मेरा ये मानना है कि कोई खुदा के दरबार से शायर जन्म नहीं लेता. The role of academic imperialism in limiting Ghalib. Ghalib एक बदनाम शायर, but question mark. Ghalib is a source of Delhi, followed up by my concluding remarks. और अंत में मेरी तवक्को, मेरा मकसद और मेरी मंशा यही है कि मैं आपको गालिब की रूहानियत से रूबरू करा सकूं, गालिब से रूबरू करा सकूं, ना कि कुछ मियर हिस्टोरिकल फैक्ट्स एंड फिगर्स प्रेजेंट करके आप सबको एक बोरियत का एहसास कराऊं। दुनिया में और भी सुखनवर बहुत कहते हैं कि गालिब का है अंदाजे बयां कुछ और। मिर्जा असदुल्ला बेग खां गालिब का जन्म 27 दिसंबर 1797 को हुआ, जिसको हम आज मिर्जा गालिब के नाम से भी जानते हैं। गालिब उन्होंने टाइटल बाद में अडॉप्ट किया। शुरुआती दौर में उन्होंने टाइटल, जो पेन नेम उनका था शायरी का, वो था मिर्जा नौशा या फिर असदुल्ला खां। तर्जे वे दिल पे लिखना असदुल्ला कयामत है। हालांकि गालिब एक बखूबी तमगे से तकल्लुफ रखते थे। उनके पिता ब्रिटिश आर्मी में एक बहुत ही ऊंची पोस्ट पे थे और गालिब की शोहरत भरी जिंदगी कभी भी एक जैसी न थी। तभी उनके नाम से आज हम अच्छाइयां, बुराइयां, उतार चढ़ाव सब जोड़ के देखते हैं। प्रश्न ये उठता है कि एक शायर जिसको हम दिल से दिल्ली तक जोड़ के देखते हैं, वो शायर शायर 9 साल की उम्र में या 11 साल की उम्र में, जिसको मैं टू बी प्रिसाइज कहूं, शायर बना कैसे? क्या वो कोई करिश्माई ताकत थी या कि वो खुदा का हाथ? तो मेरे ख्यालात में उनके शायर बनने के पीछे गालिब की बिखरती, संवरती और फिर बिखरती जिंदगी का मरहूम किस्सा है। Because Ghalib had a very unfortunate childhood where he had seen the death of his father at the age of 4 and uncle at the age of 9. और साथ ही साथ उनकी इकोनॉमिक कंडीशन, माली हालत में भी बहुत ज्यादा गिराव आ रहा था, क्योंकि उनके पास कमाने का या फिर उनके पास एक ठोस इकोनॉमी का कोई एक ठोस साधन न था। वो या तो पेट्रॉन्स के ऊपर जीते थे या फिर पेंशन के ऊपर। और हम इन्हीं सब गैर मतलबी परिस्थितियों ने उनके, कहूंगा, दिल पर एक बहुत ही सदीद, बहुत ही गहरा इंपैक्ट किया। और एज गालिब सेड इन हिज ओन वर्ड्स की वाजिचे अतफाल है दुनिया मेरे आगे, वाजिचे अतफाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शब और रोज तमाशा मेरे आगे। वाजिचे अतफाल से मतलब है उनका कि प्लेग्राउंड। वो कहते हैं कि दुनिया मेरे सामने एक बच्चों का खेलता हुआ प्लेग्राउंड है और हर सुबह कोई ना कोई एक नया तमाशा मेरी जिंदगी में घटता ही रहता है। और कहते हैं ना कि गमगीन माहौल से ही हसीन शायर जन्म लेते हैं। सैडनेस प्रोड्यूस द बेस्ट शायर्स। मैं एग्जांपल देता हूं पर्शियन एंड फ्रेंच लिटरेचर्स का। आज पर्शियन एंड फ्रेंच लिटरेचर के पास सबसे ज्यादा नोबेल प्राइज हैं, सबसे ज्यादा नोबेल प्राइज के वो हकदार हैं। मैं पूछता हूं क्यों? जवाब है कि उन्होंने एक ऐसे इतिहास का एहसास किया जो दर्द, बर्बादी और जंग से ढका हुआ था। इसी इतिहास ने गालिब को गालिब में तब्दील किया। बावजूद इसके कि गालिब 1853 में मुगल दरबार में एक कोर्ट पोइट थे, बहादुर शाह जफर के अजीज थे, लेकिन इसके बावजूद भी उनके पास, या मैं कहूं उनकी माली हालत में अंत तक कोई भी कमी या फिर कोई भी इंप्रूवमेंट हमको देखने को नहीं मिलता है। और सोचने पे मजबूर करने वाली बात यह है कि एक ऐसा शायर जो आज रिसर्च का टॉपिक है, किताबों का शीर्षक है, जिसे हम सब सुनते हैं मगर हम पढ़ते नहीं, जिसे हम जानते नहीं, क्यों? तो इसका जवाब होगा एकेडमिक इंपीरियलिज्म, विदेशी हुकूमतें। वेस्टर्न पॉवर्स ने इंग्लिश को इतनी तवज्जो दी कि उर्दू, हिंदी, फारसी सब उसी में फना हो गए। और इसी के हश्र के चलते इंग्लिश तो उठी, लेकिन कोई और लैंग्वेज को उठने का, कामयाब होने का कोई मौका न दिया गया। और उसी के परिणाम स्वरूप हम देखते हैं कि वी नो अबाउट शेक्सपियर, वर्ड्सवर्थ, ईट्स, गोथ, बट नॉट गालिब, इकबाल, रामधारी सिंह दिनकर, बुल्ले शाह, एक्सेट्रा। एटलीस्ट द जनरेशन लाइक मी एंड आई डू नॉट नो अबाउट दीज पीपल।
रैल्फ रसल कहते हैं कि इफ गालिब हैड रिटन इन इंग्लिश ही वुड हैव बीन द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ द वर्ल्ड. And when I try to compare Ghalib with Shakespeare or with Iqbal or with anybody person for the namesake, a fierce opposition can be seen from the English laureate. They say, how can you compare these two? I say, why I can't compare the two? Both Shakespeare and Ghalib were extremely innovative when it came to experiencing love. Both had to be read again and again because they both have written in a very complicated and cosmetic language. वो कॉम्प्लिकेटेड और कॉस्मेटिक लैंग्वेज में दोनों को लिखने का तरीका था. शेक्सपियर्स लॉट ऑफ कंटेंट इज मेटाफिजिकल एंड गालिब तो मेटाफिजिकल थे. उनका तो बहुत अधिक आई वुड कंट्रीब्यूशन मेटाफिजिक्स के ऊपर, मतलब मेटाफिजिकल कंटेंट के ऊपर उनकी बहुत सी शायरियां. द फैक्ट इज शेक्सपियर इज सूदिंग, गालिब इज गॉर्जियस. शेक्सपियर इज ऑर्नामेंटल, गालिब इज इमोशनल. द ओनली डिफरेंस इज द शेक्सपियर का हैंगओवर होता है और गालिब का नशा. शेक्सपियर और गालिब ही नहीं, मैं कहूंगा कई सारे लोगों को कंपेयर कर सकते हैं. अब्दुल रहमान विजनौरी ने, जो एक एमिनेंट क्रिटिक रहे हैं गालिब के, उन्होंने कंपेयर किया है गालिब के आर्ट को, थॉट प्रोसेस को, फिलोसफीज को विद द हीगल एंड वर्ड्सवर्थ. आलम इकबाल हैज कंपेयर्ड द जर्मन पोएट गोथ विद द गालिब. उनकी एक कपलेट, आलम इकबाल की जो एक कपलेट इस तरीके से जाती है, तू उजड़ी हुई दिल्ली में आरामीदा है, गुलशने वीमर में तेरा हमनवा ख्वाबीदा है. वो कहते हैं कि गालिब तू दिल्ली के अंदर तेरी कब्र है और तेरा हमनवा, तेरा काउंटर पार्ट जिससे हम तुझको कंपेयर कर सकते हैं, वो गोथ, जो कि वीमर रिपब्लिक, मतलब जर्मन के अंदर वीमर स्थान पे ही हैज बीन बरीड. जब इतनी समानताएं हैं तो क्यों गालिब पे रोक है? क्यों शेक्सपियर को हम 10th में और गालिब को हम उर्दू ऑनर्स में पढ़ते हैं? तो लोग इसका जवाब देते हैं कि वो शायर शख्सियत से अच्छा नहीं था. तो चलिए रुक कर लेते हैं उस शायर की शख्सियत की तरफ. अंडर द टाइटल गालिब एक बदनाम शायर, बट जरूर क्वेश्चन मार्क के साथ. होगा कोई ऐसा भी जो गालिब को न जाने, शायर तो मशहूर है मगर बदनाम बहुत है. इससे खूबसूरत और उम्दा शेर मुझे गालिब को यूं मुकम्मल करने का ना मिला, क्योंकि इसमें मशहूरी और बदनामी दोनों मुस्तमिल है. मुस्तमिल यानी शामिल है. जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि इसमें कोई शक नहीं कि गालिब एक मशहूर हस्ती हैं, लेकिन कुछ लोग उनकी बदनामी की भी वकालत करते हैं. जैसे यग्न इन हिज बुक गालिब शिकान, गालिब्स ब्रेकर में वो ये फरमाते हैं कि गालिब वाज एन अपॉर्चुनिस्टिक साइकोफेंट. कैसे? वो मैं आपको कोशिश करूंगा बताने की गालिब इज अ सोर्स ऑफ दिल्ली में, कि वो कैसे अपॉर्चुनिस्टिक साइकोफेंट थे या फिर वो कैसे अपॉर्चुनिस्टिक साइकोफेंट नहीं थे. Few people also say that he was a gambler. In 1847, Ghalib was caught of a running house in his courtyard and he was sentenced for 6 months of jail, which was later converted to 3 months. मगर उस वक्त तक गालिब की शोहरत गर्दी इतनी हो चुकी थी कि वो जेल उनके लिए जेल नहीं, बस एक तकल्लुफ था, एक फॉर्मेलिटी थी. जेलरों ने यहां तक कह रखा था कि आपको इनसे मिलने जाने पे किसी की कोई रोक नहीं और इनका खास ख्याल रखा जाए. खैर इसके कि जेल नहीं था, मगर जेल जाना उस दौरान बहुत बड़ी बात हुआ करती थी और गालिब के स्वाभिमान पर वो एक बहुत बड़ी चोट थी. इस वाकया के बाद गालिब ने दिल्ली छोड़ने तक का फैसला किया, वो दिल्ली जिसे वो जो रगों में दौड़ती थी. और शायद तभी वो लिखते हैं कि जहर का भी अपना अलग हिसाब है, खुदा से मिलने को थोड़ा और जीने को बहुत पीना पड़ता है. Even many people claim Ghalib as a egoistic person having too much confidence over his own poetries. एक बार की बात है कि कहते हैं कि गालिब मुगल दरबार से यूं उठकर चले गए थे क्योंकि उनकी पोएम या उनकी पोएट्री जो कि पर्शियन लैंग्वेज में थी किसी को समझ नहीं आई. तो उससे कहते हैं कि एक बादशाह के सामने से एक शायर का उठना अपने आप में गैलेंट्री टास्क था. और अगर बात ईगो की आई है तो मैं एक किस्सा सुनाता हूं. जब गालिब को दिल्ली कॉलेज, उस समय दिल्ली कॉलेज जिसे हम कहते थे और आज जिसको हम जाकिर हुसैन कॉलेज के नाम से जानते हैं, गालिब को उसमें एक पर्शियन लिटरेचर के टीचर के लिए अपॉइंट किया गया, लेकिन वो कभी उस कॉलेज के अंदर नहीं जा पाए. जिस दिन उनका अपॉइंटमेंट था वो कॉलेज के गेट पे खड़े होके वो उस समय ये चाहते थे कि जो थॉमसन, जो ब्रिटिश ऑफिशियल हैं जो कॉलेज के अंदर, वो आए और उन्हें वो गेट से रिसीव करें, जो कि थॉमसन ने इनकार कर दिया. वो गालिब को ये बात इतनी बुरी लगी कि उसके बाद ना तो वो कभी कॉलेज गए और ना कभी थॉमसन से मिले. और एक कमाल की बात यह है कि मैं इस फैक्ट को क्लेम नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी इफ आई रिमेंबर करेक्टली, डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज द फर्स्ट पर्सन हु हैड कन्वर्टेड द दीवाने गालिब. दीवाने गालिब इज अ कलेक्शन ऑफ उर्दू पोएट्रीज ऑफ गालिब इनटू इंग्लिश. मोहम्मद हुसैन आजाद अपनी अबे हयात में लिखते हैं कि गालिब की पोएट्रीज या तो वो इधर गॉड कैन अंडरस्टैंड या ही कुड अंडरस्टैंड, या तो खुदा समझ सकता है, वो खुद समझ सकते हैं. मगर मैं दावों से इत्तेफाक नहीं रखता, मेरी निगाह में सदाकत कुछ और ही है. गालिब में स्वाभिमान और खुददारी तो थे, मगर वो इस हद तक नहीं थे कि दूसरों को परेशानी बन जाए. जब लोग गालिब की मीर से तुलना करते हैं, मीर तकी मीर जो कि गालिब के प्रेडेसर रहे हैं, जो कि एक लेजेंडरी पोएट इन उर्दू,
जब लोग गालिब की मीर से तुलना करते हैं तो खुद गालिब मीर को तवज्जो देते हुए कहते हैं कि रेख्ता के तुम ही उस्ताद नहीं गालिब, कहते हैं कि अगले जमाने में कोई मीर भी हुआ करता था। दिस शोज हाउ हम्बल एंड रिस्पेक्टफुल द पर्सन वॉज। और इवन यज्ञ जिसकी जिनकी मैंने बात की, इवन यज्ञ आफ्टर डूइंग मोरलिस्टिक क्रिटिक, यहाँ वर्ड समझना जरूरी है, मोरलिस्टिक, मोरलिस्ट, उन्होंने मोरल्स के ऊपर क्रिटिक किया है कि द काइंड ऑफ पर्सन ही वाज। And after doing all the moralistic critique, even Yagn has nothing but all the praises for the poetries and whatever, like all the poetries that he had done. He had just praises for the Ghalib's poetries. और जब बात शख्सियत की है तो मैं यहाँ पर एक छोटा सा एग्जाम्पल देके आपको समझाता हूँ। जब आप एक किसी कॉफी शॉप में जाते हो तो आप उस कॉफी शॉप को उस कॉफी के टेस्ट से जज करते हो, ना कि कॉफी मेकर के कैरेक्टर से। अगर आपको उस कॉफी शॉप की कॉफी का टेस्ट पसंद है तो आप हर शाम अपनी हार्ड एंड मनी उस पर इन्वेस्ट करोगे। लेकिन अगर आपको उस कॉफी शॉप की कॉफी का टेस्ट पसंद नहीं है तो आप उस कॉफी शॉप पे दोबारा रुख नहीं करोगे, बजाय इसके वो इंसान कितना पाक साफ है। तो आप गालिब को एज अ पर्सन क्रिटिसाइज कर सकते हो, उनकी शख्सियत से मुंह फिरा सकते हो, मगर उनकी शख्सियत नहीं, उनकी शायरियां हैं जो उन्हें सदुल्लाह खां से गालिब बनाती हैं। तो हमें उसकी शायरियों से, उन्हें उनके खत से, उन्हें उनके गजलों से उन्हें जज करना चाहिए, ना कि वो कैसे इंसान थे इसके लिए। तो गालिब से इनकार करने से बेहतर है उनसे इकरार करें, उसे उस तजब और तहजीब से नवाजें जिसका हकदार वो हमेशा से है। और मेरी बात से एक प्रश्न जो आप सबके अंदर घर कर गया होगा कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ गालिब एंड व्हाई ही इज द मोस्ट फेमस पोइट। तो प्रोफेसर रहीद अहमद बोलते हैं कि मुगल हैड गिवन 3 थिंग्स टू इंडिया, ताजमहल, उर्दू एंड गालिब। डॉक्टर महमूद लिखते हैं कि गालिब हैज रिटन ऑन लव, वॉर, मिस्टिसिज्म, फिलोसफी, एंड आई एग्री विद दीज लेजेंड्स व्हाटएवर दे आर सेइंग, बट इन माय ओपिनियन आल्सो गालिब हैज रिटन ओवर मोटिवेशन, इंस्पिरेशन, इवन ही चैलेंजेस टू गॉड एंड इवन ऑन मोरलिज्म। Moralism, right? The question mark and the exclamatory mark. A person who has been criticized for his morals is writing on morals. Yes, so मैंने जैसा पहले भी कहा कि हमें उसकी शख्सियत से मुंह फिरा सकते हैं, लेकिन वो उनकी शायरी उनकी गजलों से नहीं। हमें उनकी शायरियों से, उनकी गजलों से उनको जज करना चाहिए। एक जो उनकी गजल ऐसे जाती है मोरल्स के ऊपर, ना सुनो गर बुरा कहे कोई, ना कहो गर बुरा करे कोई, रोक लो गर गलत चले कोई, बख्श दो गर खता करे कोई। एंड आई बिलीव गालिब इज फॉर एवरी इमोशन। अगर हम गालिब की गहराइयों में जाएं तो हमें इस बात का दीदार होगा कि हम गालिब को हर जज्बात, हर एहसास, हर सूरत हाल में इस्तेमाल करते हैं। सवाल ये है कि हम क्यों किसी और पोइट, किसी और नज्म निगार को इस्तेमाल नहीं करते या कर पाते। क्या हमारे पास हेरिटेज की कमी है? क्या हमारे पास पोइट्स की कमी है? क्या हमारे पास कबीर, रविदास, मीरा, तुलसी, जायसी, रामधारी सर, सूर्यकांत सर, यहां तक कि कबीर भी हैं? मसला यह है जनाब कि जब आप रविदास, कबीर, कालिदास की खिदमत में जाते हो तो सर झुका के जाते हो, एक बात का एक मतलब निकालते हो, बड़े तहजीब से पढ़ते हो। मगर गालिब एक खुली किताब है। गालिब को टूटे दिल वाला भी इस्तेमाल करता है और इश्क के मुकाम पे पहुंचा हुआ हीर भी। गालिब को नेता भी याद करता है और गालिब को जनता भी। गालिब को शाम का जाम भी याद करता है और सुबह की बांग भी। गालिब को दिल्ली भी याद करता है और गालिब को बनारस भी। गालिब की अच्छी बात यह है कि आप उससे छेड़छाड़ कर सकते हो, एक शेर के कई मतलब निकाल सकते हो। इन शॉर्ट, एज आई सेड, ही इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड पर्सन, राइट, एंड अ वेरी मल्टी डायमेंशनल पोएट, टू बी ऑनेस्ट। अब कैसे आप एक किसी शेर के कई सारे मायने निकालते हो, मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाता हूं। जब गवर्नमेंट आती है ना और कहती है कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बाय 2025, दैट मींस 14.36% ग्रोथ रेट इन अ ईयर in a country which is not even growing at the rate of 7% over a year, तब गालिब आते हैं और जनता कहती है कि हमें मालूम है हकीकत जन्नत की, हमें मालूम है हकीकत जन्नत की, मगर दिल को खुश करने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। और इस शेर के अगर हम दूसरे मायने निकालें तो हमें इस चीज नजर आती है कि गालिब की हॉस्टिलिटी टुवर्ड्स रिलीजियस बिलीव्स एंड रिलीजियस स्ट्रक्चर्स, हमें उनकी हॉस्टिलिटी नजर आती है। उनके लिए हिंदुओं की आइडल वर्शिप और मुसलमानों की जन्नती हकीकत दोनों से नामुरादी है। ये जो शायरी वो इस तरीके से जाती है कि देखिए पाते हैं उशाक बूतों से क्या फैज, देखिए पाते हैं उशाक बूतों से क्या फैज, एक ब्राह्मण ने कहा है ये साल अच्छा है। हमको मालूम है हकीकत जन्नत की, मगर दिल को खुश करने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। Let's see how many people benefit from the idol worship. A Brahman has claimed that this year will going to be a prosperous year.
और वो गॉड को चैलेंज करते हुए कहते हैं कि हमको मालूम है हकीकत जन्नत की, जो आप जन्नत की हकीकत हमको दिखाते हैं हमको मालूम है, और दिल को बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है। तो ही चैलेंजेस इवन गॉड। और गालिब खुदा का रिश्ता बताना समझाना बहुत मुश्किल है। जब मैं पढ़ रहा था ना तो मुझे भी बहुत ही प्रॉब्लम हुई गालिब के खुदा के और खुद के रिश्ते में बताने की, क्योंकि कभी वो खुद को खुदा समझ बैठते हैं और कभी खुदा को खुद से जुदा। जब उन्होंने एक मस्जिद के पास अपना आशिया बनाया तो सबसे पहले उन्होंने खुद को खुदा का पड़ोसी घोषित किया। कहते हैं कि मस्जिद के जरे साया एक घर बनाया है, ये बंदाए नामुराद हमसाया एक खुदा है। इन द शेडो ऑफ अ मॉस्क आई हैव मेड माई हाउस, एंड दिस पर्टिकुलर पर्सन इज नाउ द नेबर ऑफ गॉड। अल्ताफ हुसैन हाली, जो कि डिसिपल रहे हैं गालिब के, उन्होंने उनकी बायोग्राफी लिखी है यादगार गालिब। वो उसमें फरमाते हैं कि देर आर थ्री पीपल हु आर मल्टी डायमेंशनल, फैजी, खुशरो एंड गालिब। और जैसा मोहम्मद आजाद ने हुसैन ने कहा कि गालिब एक कॉम्प्लिकेटेड पर्सन है, उनको समझना मुश्किल है, तो हाँ मैं मानता हूं गालिब एक कॉम्प्लिकेटेड पर्सन है, लेकिन वो कॉम्प्लिकेटेड इसी वजह से है क्योंकि वो किसी कन्वेंशन को फॉलो नहीं करते। यादगार गालिब में हाल ही फरमाते हैं कि इट इज क्लियर दैट नॉट ओनली इन पोइट्री but also in his manners, dress, address, food habits, art of living. He disliked every popular convention that has been predefined by the society. गोपी चांद नारंग बोलते हैं कि गालिब्स पोइट्री इज अबाउंड इन अनकन्वेंशनल थीम्स, डाइवर्सिटी ऑफ आइडियाज, modes of expression, delicate beautification, metaphors and similes, sharpness of observation, and new meanings. तो ये बात कहना गलत है कि वो कॉम्प्लिकेटेड थे, पूरी तरीके से कॉम्प्लिकेटेड थे, लेकिन उस कॉम्प्लिकेसी में भी एक ब्यूटी है जिसको हमें देखना चाहिए। और दिलावर फिगार एक पाकिस्तानी पोइट और पॉलिटिकल सटायरिस्ट हैं, जिन्होंने बहुत ही ब्यूटीफुली, वेरी ब्यूटीफुली ही ट्राई टू डिफाइन द इंपॉर्टेंस ऑफ गालिब इन हिज वन ऑफ हिज पोइट्री व्हिच आई रियली लाइक। व्हेन देयर इज व्हेन देयर इज अ पार्ट टू डिफाइन द गालिब, वो कहते हैं कि एक पोइट्री में, कल एक नकीद गालिब ने मुझसे पूछा कि कदरे गालिब का मरहूम क्या है, मुझे बताओ कि दीवाने हजरत गालिब कलाम पाक है, इंजील है या गीता है। Yesterday, a Ghalib critic has asked me why Ghalib is important. Why you guys keep on celebrating Ghalib? Is his collection? Tell me, is his collection the Holy Quran, the Bible, or the Gita? तो दिलावर फिगार उसके रिप्लाई में कहते हैं कि बताओ उसको, वो जिंदगी का है शायर, बड़े करीब से उसने दुनिया को देखा है, अजब ताजाद की है हाकिल, उसकी शख्सियत बर्बाद हो के हंसता है। उसकी शख्सियत बड़ी अजीब है, वो बर्बाद हो के हंसता है। वो लिख रहा है हिकायत खून चाका, हिकायत खून, टेल्स ऑफ ब्लड एंड सॉरो, क्योंकि उन्होंने 1857 पे लिखा है। वो लिख रहा है हिकायत खून चाका, तभी तो उसके कलम से लहू टपकता है। दीज टू लाइंस आर रियली फेवरेट ऑफ माइन। वो कहते हैं कि पहुंच गया है वो उस तफक्कुर मंजिल पर, पहुंच गया है वो उस मंजिल तफक्कुर पर, जहां से दिमाग भी उसका दिल की तरह धड़कता है। तो जैसा मैंने कहा, वो जिंदगी के शायर हैं, जिंदगी के हर लम्हे में हम उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। वो प्यार के शायर हैं, लिखवाए कोई उसको खत तो हमसे लिखवाए, हुई सुबह और कूचे से हम निकले। वो दिल टूटने के शायर हैं, मोहब्बत में नहीं फर्क जीने मरने का, उसी को देख के जीते हैं जिस काफिर पे दम निकले। वो बेचैनी के शायर हैं, दिले नादां तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है, हमें मुश्ताक और वो बेजार, या अल्लाह ही ये माजरा क्या है, आई एम डेस्परेट एंड शी इज नॉट विलिंग टू। वो जुनूनियत के शायर हैं, पूछते हो क्या बजूदे अहम अहले शौक का, आप अपनी आग के खाशो खाशक हो गए। What do you want to know about the people who had the passion? These people have become the fuel of their own fire. वो खुदा को मानने वाले शायर हैं। जैसा मैंने कहा ना, खुदा का और उनका रिलेशन बताना बहुत मुश्किल है। न था कुछ तो खुदा था, कुछ न होता तो खुदा होता, डुबोया मुझको होने ने, न होता मैं तो क्या होता। ही सेइंग कि जब कुछ नहीं था तो खुदा था, और कुछ अगर नहीं भी होता तो खुदा तो होता। मुझे मेरी एग्जिस्टेंस ने डुबोया, और अगर मैं नहीं होता तो क्या होता, तो खुदा होता। ही इज ट्राइंग टू टेल दैट God is permanent, he was present, he will present and he will continue to present. और यहीं पर मैं एक डिबेट शांत कर देना चाहता हूं, दैट इज हिंदू वर्सेस पर्शियन वाला डिबेट and his writing style. Many people claim that Ghalib's most of the work is in Persia, therefore he belongs to Persia, not to India. But as they say that Taj Mahal is said to be built upon the Persian architecture, but nothing in whole of the Iran is as beautiful as the Taj Mahal itself. The same goes with the Ghalib.
और गालिब खुद अपने आप को इंडियन और खुद अपने आप को मोर इंक्लाइन टू उर्दू बताते हुए कहते हैं कि कोई बोले, कोई कहे जवान पर्शिया अच्छी है शायरी के लिए, तो उसे गालिब रेख्ता पढ़ाइएगा। He wrote in Persia because he wanted to beat the Persian poet in their own game. And the extraordinary fact is that Ghalib has written around 1100 couplets in Urdu compared to 10 to 12,000 that he has written in Persian language. Right? So it has to be understood that he is famous for his Urdu poetry, not because of his Persian poetry. और इस टॉपिक को सर्च करने के दौरान मुझे एक बहुत ही अच्छी नज्म, एक बहुत ही अच्छा शेर मिला जो मैं आपको सबको पढ़ के बताना चाहूंगा, जिससे ये बहुत क्लियरली मेंशन होता है कि कैसे वो इंडियन थे और कैसे वो पर्शियन नहीं थे। वो कहते हैं कि इसने जवान मीर को, जवान मीर जैसे आई हैव टोल्ड यू मीर, इसने जवान मीर को उर्दू का रस दिया, इसने जवान मीर को हिंदी का रस दिया, उर्दू गजल को इसने नया कैनवस दे दिया, तहजीब व फन को रंगे मुगल इसने दिया, उर्दू को एक नया ताज महल इसने दे दिया। His writing style were mostly influenced by Buddhism and the Indian culture। और दिल्ली तो दिल में बसता था साहब। एक रोज अपनी रूह से पूछा कि दिल्ली क्या है, तो जवाब में कह गए कि दुनिया मानो जिस्म और दिल्ली उसकी जान। गालिब को दिल्ली से एक बहुत ही खास लगाव था। कहते हैं कि उनको दिल्ली दिल से पसंद था और इसी वजह से उन्होंने 1857 की लड़ाई पे, यार 1857 की वॉर, जिसको हम कभी कभार फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, सिपाही म्यूटिनी करके भी तवज्जो देते हैं, उस पर उन्होंने उनका एक कलेक्शन लिखा जिसको हम दस्तानगो के रूप में देखते हैं। हालांकि दस्तानगो पे भी एक अपने आप में डिबेट है, वो आई वुड ट्राई टू एड्रेस अ लिटिल बिट पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर डिबेट ऑल्सो। उसमें उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि दिल्ली कैसा था, क्या था और किस तरीके से वो फ्रेम हुआ आफ्टर 1857 की लड़ाई। और हम उनके खतों से और उनकी दस्तानगो से ये बात भी पता लगा सकते हैं कि कैसे कंपैरेटिव स्टडी भी हम कर सकते हैं कि दिल्ली पहले क्या था और दिल्ली 1857 के बाद क्या हो गया। मैं उनका एक खत आपको पढ़ के सुनाता हूं जो उन्होंने 1857 की लड़ाई के ऊपर लिखा। क्या दिल्ली को वैसा आजाद जानते हो जैसे आगे थी? ये वो दिल्ली नहीं जहां तुम पैदा हुए, जहां मैं 51 वर्ष तक रहा। कासिम जा की गली, मीर खैराती की फाटक से फतेहुल्लाह बेग के फाटक तक सब कुछ बेचिराग है। हाँ, अगर आबादी है तो ये है कि गुलाम हुसैन की हवेली अस्पताल है और जियाउद्दीन खां के कमरे में एक डॉक्टर साहब रहते हैं। काले साहब के मकानों में एक और साहिब आलिस्तान इंग्लिस्तान तशरीफ रखते हैं। लाल कुएं के मोहल्ले में खाक उठती है, आदमी का नाम नहीं, मोहल्ले के मोहल्ले तबाह हो गए। अहले शहर की जामियत में फर्क आ गया। ये वो दिल्ली नहीं और ऐसा दिल्ली का हाल हुआ कि मैं क्या बताऊं। और एक और खत में वो लिखते हैं दिल्ली के दर्द को बयां करते हुए कि भाई क्या पूछते हो, क्या लिखूं? दिल्ली की हस्ती मुतस्सिर कई हंगामों पे थी। किले, चांदनी चौक, हर रोज मचमा बाजार, जामा मस्जिद का, हर हफ्ते सैर जमुना की, हर साल मेला फूल बालों का। ये पांचों बातें अब कहां, फिर कहो दिल्ली कहां। दिल्ली में कुछ दोस्त, कुछ शागिर्द, कुछ माशूक, कुछ अजीज थे, सब खाक में मिल गए। एक अजीज का मातम कितना सख्त होता है, जो इतने अजीजों का मातमदार हो, उसे जीश्त क्यों ना दुश्वार हो। इतने प्यारे मरे कि अब मरूंगा तो कोई रोने वाला ना होगा। कसम मुख्तसर शहर का शहरा हो गया। और वो इस चीज को अपनी नज्म में नवाजते हुए लिखते हैं कि आती थी हाले दिल पे हंसी, अब किसी और बात पे नहीं आती। इशरते कतरा है दरिया में फना हो जाना, दर्द का हद से गुजरना है दवा हो जाना। लेकिन हाँ, इस कहानी की एक और तविल या एक और इंटरप्रिटेशन, एक और भी कहूंगा जिसको इंटरप्रिटेशन, एक वर्जन है, एक प्रो ब्रिटिश। कहते हैं कि हमें दस्तानगो से एक प्रो ब्रिटिश इमेज देती है, दस्तानगो हमें एक प्रो ब्रिटिश इमेज देती है 1857 की, और इस वजह से हम उसको इतिहास का अंग नहीं मान सकते। गालिब पर यह इल्जाम लगाया जाता है कि गालिब ने दस्तानगो को ऐसे मुख्ताब किया, ऐसे लिखा जिसमें नीदर ही मिनिमाइज द एरर्स ऑफ इंडियन फोर्सेस नॉर मैग्निफाइड द एट्रोसिटीज ऑफ ब्रिटिश आर्मी। क्योंकि मलिक राम या यज्ञ के अकॉर्डिंग, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर चलें तो वो कहते हैं कि गालिब की नीयत या इरादा उस किताब को एज एन इंस्ट्रूमेंट पेश करना था ब्रिटिश फोर्सेस के सामने, कि ऐसा फ्रेंडशिप का वो दिखाना चाहते थे कि देखो तुम्हारे गलत वक्त में ये गालिब तुम्हारे साथ था, वो ये बताना चाहते थे। लेकिन हमें इस चीज को समझना होगा कि इस बात में कोई दोहराई नहीं है। ये बात गलत नहीं है कि वो ब्रिटिशर्स को खुश करने में लगे थे, क्योंकि पहला तो वो मुसलमान थे, दूसरा बहादुर शाह जफर के अजीज कोर्ट पोइट थे, तीसरा वो पेंशन के ऊपर ही जीते थे। क्योंकि 1857 को हमने कैसे देखा है, 1857 को हमने देखा है कि वहां पर ब्रिटिशर्स का जो एक पॉइंट ऑफ व्यू था 1857 को देखने का, वो ये था कि ये जो कहते हैं कि मुस्लिम्स का इसमें एक बड़ा हाथ था।
अब वो कितना सच था, कितना झूठ था, किस तरीके से देख रहे थे, वो ब्रिटिशर्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो हमको 1857 के नजरिए से चीजों को देखना चाहिए, ना कि वर्तमानी हकीकत से। वो समय ऐसा था जब ब्रिटिशर्स मुसलमानों को ढूंढ रहे थे उनको सजा देने के लिए, क्योंकि उन्हें ये लगता था कि 1857 में एक उनकी अहम भूमिका है। और उस दौर में भी गालिब ने गैलेंट शो करते हुए अपने दोस्तों को पत्र लिखे, वो इस बात का सबूत है कि दिल्ली से उस पर्सन को मोहब्बत थी। लेकिन फिर भी मैं ये आपके ऊपर छोड़ता हूं कि आप गालिब को कैसे देखते हैं, कि वो इतिहास थे, इतिहासकार, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। गालिब बखूबी इस बात को जानते थे कि ब्रिटिशर्स और मुगलों को नाखुश करने का उम्दा फैसला नहीं है, क्योंकि वो अपना जीवन ब्रिटिशर्स से मिली हुई पेंशन से जीते थे। और इसी मजबूरी के दरमियान उन्होंने ब्रिटिशर्स और मुगलों दोनों के कसीदे पढ़े। गालिब हर किसी के लिए अलग अलग मायने रखते हैं। टू सम ही इज अ गैम्बलर, टू सम ही इज अ गैलेंट, टू सम ही इज माइजर, टू सम ही इज मिस्टीरियस, टू सम he is mean, to some he is meaningful, to some he is kafir, to some he is charismatic, to some he is historian, and to some he is only the part of history. एक ऐसा शायर जो आखिरी समय में भी अपने पेट्रॉन्स के इंतजार में था कि कोई आए और उसको कुछ रुपए मुहैया कराए जिससे वो अपना कर्ज उतार सके। उस शायर के आज हम सब कर्जदार हैं। गालिब एज अ फिगर डिस्प्यूटेड है, लेकिन गालिब एज अ सोर्स ऑफ दिल्ली डिस्प्यूटेड नहीं। हम जब भी गालिब को पढ़ते हैं तो हमें इस बात का एहसास होता है कि हम 19th सेंचुरी के शायर को नहीं, 21st सेंचुरी के शायर को पढ़ रहे हैं, क्योंकि वो इतने, उनकी रूहानियत ऐसी, हम उनसे इतना कनेक्ट कर पाते हैं। वो जिंदगी का शायर है, उससे हम इतना कनेक्ट कर पाते हैं कि किसी और शायर से शायद इतना कनेक्ट ना कर पाए। और मैं सच कहूं तो गालिब की शख्सियत का मैं कायल नहीं। उनकी शख्सियत को पब्लिशाइज करना, उसकी तौफीशियत करना आपकी चॉइस, आरजू आपकी, मगर उनकी शायरियों को सेलिब्रेट करना, गालिब को सेलिब्रेट करना उसका हक है। और इस प्रेजेंटेशन को एंड करने पे मैं दो लाइनें गालिब की कहूंगा कि हजारों ख्वाहिश ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, हजारों ख्वाहिश ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा फिर भी कम निकले। थैंक यू एवरीबॉडी। Thank you so much, Mr. Ajay. What a wonderful presentation. And we are totally mesmerized by the way you elaborated, Galib. Now, we would be moving towards the questioning round. So, first of all, we are having a question from Ayush Raj that I would like you to please explain. So, Ayush Raj, if you can open your mic and ask the question yourself, then please do. Yeah, hello Ajay Bhaiya. It was really exceptional talk. I thoroughly enjoyed it. Just wanted to ask something. I was actually watching a movie made on Ghalib where Nasruddin Shah acted in that, and it felt that Ghalib was a little jealous of Muhammad Ibrahim Zauq, who was also a court poet of Bahadur Shah Zafar. So was that really the case, or it was overtly shown in the movie? That's it. It was a case actually. It was a case. If I talk about, मतलब मेरा जो point of view है, it was a case because गालिब, देखो इसका आपको बैकग्राउंड समझना होगा। गालिब एक मुगल फैमिली से बिलोंग करते थे, जब अगर हम आप उसकी पास्ट में जाएंगे तो ठीक है। तो गालिब का ये मैं कहूँ, उनका ऐसा, वो मानते थे कि मेरा हक है कि मैं कोर्ट पोइट बनूं बहादुर शाह जफर का। लेकिन जब जौक कोर्ट पोइट बने तो बहादुर शाह जफर को कहीं ना, सॉरी, जौक को कहीं ना, सॉरी, गालिब को कहीं ना कहीं ये बुरा लगा कि मैं क्यों नहीं, क्योंकि गालिब की शोहरत गर्दी भी उस समय बहुत थी। तो कहीं ना कहीं एक, आई वुड से, एक था कि हाँ थोड़ा बहुत जेलेसी का हम एलिमेंट ले सकते हैं उसमें। लेकिन और एक बात ये भी है कि आफ्टर द डेथ ऑफ जौक ओनली दी, कहूंगा, गालिब हैड बिकेम द कोर्ट पोइट ऑफ बहादुर शाह जफर। उससे पहले वो कोर्ट पोइट नहीं थे, वो सिर्फ एक, कहूंगा जिसको एक मामूली से पोइट, मैं कहूंगा मामूली तो कहना एक गलत वर्ड होगा, लेकिन एक पब्लिक पोइट थे, ऐसा कह सकते हैं। Thank you very much. Okay. So next question is from Sambhav Kumar. Sambhav, if you can unmute yourself and ask the question. Okay. So basically his question is that can we compare Ghalib with Saint Kabir? Okay, that is, I would say I won't be commenting much over it कि गालिब को हम कबीर से कंपेयर कर सकते हैं या फिर कबीर से कंपेयर नहीं कर सकते हैं। मैं मानता हूं कि कबीर ने भी बनारस के ऊपर लिखा है। देखो कैसे कबीर भी कहीं ना कहीं रिलीजन को एक चोट पहुंचाते हैं, गालिब भी कहीं ना कहीं रिलीजन को एक चोट पहुंचाते हैं। कबीर भी एक सूफिज्म के तरीके से लिखते हैं, गालिब भी एक उसी तरीके से लिखते हैं, अंदाज से लिखते हैं। तो समानताएं हैं, लेकिन डिफरेंस कहां पर आता है ना, डिफरेंस यहां आता है कि कबीर को हम जब पढ़ते हैं ना तो बहुत ही तहजीब से पढ़ते हैं। टू बी ऑनेस्ट, हम बहुत आराम से पढ़ते हैं, मतलब जो भी हम पढ़ना चाहते हैं वो एक बहुत श्रद्धा से पढ़ते हैं, ठीक है, ऐसा मैं बोल सकता हूं। लेकिन गालिब को हम श्रद्धा से नहीं पढ़ते,
he is a different aura. When we study Ghalib, he is a different, right? So this is something I'd say. Okay, thank you. So the next question is from Rat Shukla. He is asking, do you think Ghalib is relevant today and he will be relevant tomorrow also? Always, Ghalib will always going to be relevant because वो जिंदगी का है शायर. जैसा मैंने बोला ना कि वो जिंदगी, उनको आप हर जज्बात, हर एहसास, हर सूरत हाल में इस्तेमाल कर सकते हो. ऐसा कोई इमोशन नहीं जहां पर आप इस्तेमाल नहीं कर सकते उनको. कोई भी ऐसा इमोशन मेरे ख्याल से नहीं छोड़ा होगा उन्होंने. और मेटाफिजिकल कंटेंट है उनका. तो ऐसा आप, क्योंकि आप ह्यूमन हो, ह्यूमन नेचर्स पे, ह्यूमन बिहेवियर पे, ह्यूमन इमोशंस पे उन्होंने लिखा है. और ह्यूमन इमोशंस ऑलमोस्ट और ह्यूमन बिहेवियर बहुत खास फर्क नहीं आएगा आज से 100 साल भी. तो आप हमेशा उनको आप एक रेलेवेंट सोर्स या रेलेवेंट पोइट की तरह आप मान सकते हो, हर हमेशा कहूंगा. Okay, thank you so much. That's all. Now moving ahead. Okay, so now I would like to request our respected guest for her final remarks about the talk. And about the program, Manvi. Yeah. I would like to, I'm absolutely speechless. I was expecting something else, and what I have encountered today has been really different. When Ajay contacted me, first of all, I was very skeptical. One, that I'm not from history. Two, Ghalib is just not my area. But आज मुझे अगर ये देखकर, इस पूरे प्रोग्राम को फील करके, जो अजय ने जिस बाखूबी तरीके से अपने रोल को निभाया है, आई वाज थिंकिंग ऑल थ्रू आउट कि अगर आज मैं इसको मिस करती, मैं अपनी लाइफ का एक बहुत ही उम्दा 1 घंटा मिस कर देती. This has been a breathtaking 1 hour for me. Kudos to you, Ajay, for such a wonderful lecture. I don't even know whether to call it a lecture, whether to call it a talk. The way you took through things, the way you explained Ghalib, a subject so deep, a person whom I was thinking is going to be a boring type of a talk, maybe not my area. I had many questions in my mind considering the schedules that I'm going through these days. But it's been really, I would say you were at your eloquent best. It's one of the best talks I have ever seen from the students per se. It was beautiful, Ajay. आपकी जो grip है on all 3 languages, be it Hindi, English, Urdu, आप जितनी fluency से, जितनी comfortability से you were switching from one to the other, it is indeed commendable. I was really very happy about this. Then बीच में अभी क्वेश्चन में किसी ने पूछा कि कबीर के साथ कंपैरिजन, आपने भी शुरुआत करी गालिब का शेक्सपियर के साथ कंपैरिजन. जैसा कि आपने कहा, अपने अपने एरा में, अपने अपने टाइम में, अपने अपने सर्कमस्टांसेस में हर कोई अपनी शख्सियत, अपनी अहमियत रखता है. कॉलोनियल टाइम्स की वजह से एक पर्टिकुलर को ज्यादा इंपॉर्टेंस मिली, गालिब को उतनी इंपॉर्टेंस उस तरीके से नहीं दी गई जितनी शेक्सपियर को दी गई. पर जितनी खूबसूरती से आपने उनके लाइफ को सिखाया है, समझाया है, your bias was also, let me say that your bias was also clearly visible. The fact that yes, there were critics, there was a critical side of his life, which we all have, which was connecting me to the real person he was then, like we all are. कौन होगा जिसको अभी क्वेश्चन आंसर राउंड में जब एक क्वेश्चन आया, कौन होगा जिसकी जगह आप समझते हो कि मैं वो रोल को ज्यादा बाखूबी निभा सकता हूं और आपको वो नहीं मिल रही हो, तो we all are going to be equally jealous. I think that's a very human tendency that you brought forth, and you brought forth so beautifully. That is what was commendable. Life का कोई पहलू हो, love हो, breakup हो, death हो, you've got a share for every occasion emanating from Ghalib. फिर मुझे तो ये भी मानना लगता है कि क्रिटिक्स तभी आते हैं क्योंकि आप में कुछ क्रिटिसाइज करने की बात है. हर किसी का क्रिटिक नहीं होता है. आई फील क्रिटिक्स आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, बिकॉज मेरा कोई एक पहलू है जो लोग उसको एनालिटिकल तरीके से देख रहे हैं, उसमें कमियां निकालने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज दैट इज व्हाट इज गोइंग टू बी द स्टेपिंग स्टोन फॉर मी फॉर बेटरमेंट. और उन्होंने तो वैसे भी अपने एक शेर में भी कह दिया है, बहुत शौक था मुझे सबको खुश रखने का, होश तो तब आया जब खुद को जरूरत के वक्त अकेला पाया. तो पहले ही अपनी शख्सियत अपने शेर के थ्रू बयान कर चुके हैं कि मुझे कोई शौक नहीं है सबको खुश रखने का. अब बात वही है, आप उसको किस गहराई में समझते हो, आप कितनी उसकी क्या इंटरप्रिटेशन उनकी करते हो. मैं तो बस एंड में पूरी स्टॉक के बाद अजय ने भी जिस बाखूबी तरीके से इसको निभाया, यही कहना चाहूंगी, लव हिम और हेट हिम, यू कांट इग्नोर हिम. और फिर उन्होंने अपने क्रिटिक्स के लिए तो कह ही दिया है एंड में, कुछ इस तरह से जिंदगी को आसान कर लिया, किसी से माफी मांग ली
तो किसी को माफ कर दिया. तो beautiful, Ajay, beautiful. Thank you to Manish sir for starting this beautiful, wonderful student initiative. I am extremely happy to see all of you connected. As I told you, I had my reservations, but all that's gone down the drain now. I'm going to tell my college students to start emulating your model. Hats off, Manish sir. Hats off to the other faculty members who are helping you out with this. Great work, Ajay. Proud of you, really. Thank you. And team. I should also add team, because an individual is nobody without the team. Hi, Deepti. Hi, Uma. Hello. I could not resist. It was terrific. It looks that it is a rebirth of Ghalib. The way he spoke, yes. And his pronunciation, his shairi, all that. He did 100% justice with speaking on Ghalib. Thank you. Thank you. All the best. Thank you so much. Bye. Yes. In fact, I would like also to congratulate Ajay. A person to non-Urdu background to speak Urdu so eloquently. I would rather suggest that you also polish your speaking skills, and if you don't know really how to write it, please English, so that you can come out in future presentations to come. Kudos to you. I couldn't hold myself to rather speak out of turn and totally uninvited. So nice to hear you. Ajay, it Thank you is so much, really sir. Thank you. commendable. Uma is from economics, I am from economics, Asad ji is also, I believe, from economics. तो अगर हम जो numbers वाले लोग हैं, उनको अगर उनसे आप इतनी तारीफ सुन रहे हैं, तो आप समझ लीजिए literature, language, history वालों से आपको क्या तारीफ मिलेगी. Thank you so much, ma'am. Thank you so much. Hi, Manish. This is Nachiketa. I couldn't resist. History department. Yeah. Asad is from the history department, and I had shared the link with him, with other colleagues also, because I found this entire, thing quite amazing. Like when I came to know that such a young boy is going to speak on this, very serious thing of Ghalib. So I thought I will join and listen to this session. And it was very, very refreshing and quite amazing in the sense that look at his age and the kind of depth. Please read my, chat box where I have written a message for him. Definitely, sir. So it was wonderful. And sir, this is GHTS 16, economics so से and history. मैं political science से हूँ. Or see, I mean, see the magnetic effect of this boy who has really attracted us to this, session. मैं सुन के ही interested था, but I am not supposed to speak much because I have undergone a dental surgery. So thank you very much. Thank you very much.